In a TB picture tube, electrons are ejected. Okay, in a TB picture tube, electrons are ejected from cathode with negligible speed. चलो एक इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कैथोड से. नेग्लिजिबल स्पीड मतलब इनिशियल स्पीड इज 0. रीच अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड इन ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर. भाई गिवन है कि कोई भी पार्टिकल है जिसका नाम भाई चलो इलेक्ट्रॉन है. इट्स इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड 0 है और जल्दी इसकी स्पीड v एक बड़ा सा वैल्यू मिल जाता है इसे. कितने वैल्यू मिल गया भाई? इट इज गिवन द वैल्यू इज 5 × 10⁻⁻6 है ना. 5 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. कितने डिस्टेंस चलने के बाद? ट्रैवलिंग 1 सेंटीमीटर. मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने पे ही ऐसा हो जा रहा है. 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने पे ऐसा हो जा रहा है. 1 सेंटीमीटर. दैट मीन्स जो डिस्टेंस है एस दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. मीटर में करना चाहोगे, मीटर में है ना, तो 1 × 10⁻² लिखोगे आप इसे. -2 मीटर है ना. फाइंड द कांस्टेंट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो कितने फोर्स है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन. नहीं भी गिवन होता तो बड़ी तो इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन होता है उसमें मास कितना है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg. इंफॉर्मेटिव. दैट्स इट. भाई इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? तो फोर्स की फॉर्मूला से द फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यही बोलेंगे ना. द कांस्टेंट एक्सर्टेड कितने फोर्सेस पे लग जा रहा है तो मास इनटू एक्सेलरेशन. तो पहले तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा काइनेमैटिक्स से. तो एक्सेलरेशन तो निकल जाएगा भाई. मास तो गिवन है और एक्सेलरेशन निकल जाएंगे. तो बस हो गया. अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन है. कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले तो ये देख लो कि एक इन्फॉर्मेशन है इनिशियल स्पीड का, दूसरी इन्फॉर्मेशन है v का, तीसरी इन्फॉर्मेशन है s का. तो अगर हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन आ जाए तो चौथी इन्फॉर्मेशन निकल जाता है. कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल कर लोगे भाई एक्सेलरेशन निकालने के लिए? v² = u² + 2as. डेट्स इट. बस कर लिया, वहां से काम हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जानना है मास तो है, ए की वैल्यू हमें निकालना था और ए की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं. एफ निकालना हो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें. यहाँ पे ए की वैल्यू आने वाला है. तो v² = u² + 2as. गेट द वैल्यू ऑफ आ गया v² / 2s. u की वैल्यू तो 0 ही है. दैट्स इट. इसको रख लेते हैं, काम हो जाएगा अपना. और हो जाएंगे ना ऐसे. क्या आ गया वैल्यू? बोलो भाई. v की वैल्यू गिवन है तो हो जाएगा v² मीन्स 25 और 10⁻12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. v² कर दिया, यूनिट को v² कर लिया और 2s 2 × 10⁻² मीटर. बस यही है. फाइनली वी गॉट दैट a = 25/2 12.5 -2 पर जाएंगे तो +2 हो जाएगा. 10⁻14 हो जाएंगे. 12.5 a की वैल्यू आ गई. चलो ये तो कैलकुलेट कर लोगे, कोई बात नहीं. हो जाएंगे ना. वन 1.25 10⁻15 कर लो मीटर पर. फोर्स एफ की वैल्यू आ चुका है. मास इनटू एक्सेलरेशन 9.1 10⁻31 एक kg में और ये एक्सेलरेशन. बोलिए एनी डाउट?
व्हाट इज द आंसर, व्हाट्स द आंसर, अप्रोक्सीमेटली आंसर बोल दीजिए भाई। 1.1 into 10 raised to power minus 15. -16, So 15. 50 न्यूटन, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई डाउट है भाई इसमें? No, sir. ओके, दैट्स वेरी सिंपल, एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। नेक्स्ट कौन सा था? Question number 5. फिफ्थ, क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 5। ओके, 5 क्वेश्चन यहीं पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, two blocks of equal masses m are tied to each other through a light string. One of the block is pulled along the line joining them with constant force F. Find the tension in the string joining the blocks. बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पर डायग्राम आप इसको डायग्राम फॉर्म करो भाई। हमारे पास टू ब्लॉक्स है, ब्लॉक ए ब्लॉक बी, दोनों को एक पहले एक लाइट स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है। यू कैन अटैच इट विद लाइट स्ट्रिंग, ऐसे लिखा है यहाँ पे। टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास एम, दोनों की मास इक्वल ही है। ओके, इट इज ऑफ मास एम, ये भी मास एम का है और ये भी मास एम का ही है। ओके, two blocks of equal mass m are tied to each other through the light string. One of the block is pulled along the line joining them with a constant force F. तो भाई एक बॉडी को किसी ने फोर्स F से ऐसे फोर्स F लगा करके इसे पुल कर रहा है ऐसे। तो इसने बोला है कि भाई इसमें क्या टेंशन आएगा, इस वाले स्ट्रिंग में क्या टेंशन आने वाला है। तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होना चाहिए भाई? ये स्ट्रिंग ऐसे, स्ट्रिंग कैन डू ओनली वन थिंग, इट कैन पुल। भाई ये जो पार्ट है स्ट्रिंग का ना, इस बॉडी को इधर की तरफ खींच रहा है और यही स्ट्रिंग इस बॉडी को आगे की तरफ खींच रहा होगा, ऐसे पुल कर रहा होगा। ये इसको ऐसे पुल कर रहा है, ये इधर की तरफ पुल कर रहा है, सेम स्ट्रिंग। तो हमें यही टेंशन टी जानना है कि भाई इस पे टेंशन टी की वैल्यू टी है, यहाँ भी टेंशन टी की वैल्यू टी है। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। व्हेन द स्ट्रिंग इज लाइट, जब स्ट्रिंग लाइट होंगे सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो वी कैन कैलकुलेट इट। अच्छा, सबसे पहले तो देख लो कि जब जब चलेंगे ना बॉडी, तो दोनों बॉडी एक साथ चलने शुरू करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रिंग है ना इनएक्सटेंसिबल है, मतलब स्प्रिंग के जैसा नहीं है। इनकी एलोंगेशन, इसमें कोई एलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं होने वाला। स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना सेम रहने है। तो जिस समय इसकी एक्सलेशन ए होगा ना, उस समय इसका भी एक्सलेशन ए होगा। बिल्कुल ट्रेन के सभी कोचेज की तरह। ट्रेन चलते हैं तो उसके सभी कोचेज चलते हैं, रुकते हैं तो सभी रुकते हैं। तो स्टॉप होगा तो ये भी दोनों स्टॉप होगा, चलना होगा तो दोनों चलेंगे। जो एक्सेशन इसका होगा वही एक्सेशन इसका भी होगा, सेम एक्सेशन होगा। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सेशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कर सकते हैं भाई आराम से, या फिर हम एक एक करके, हम दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक तो हम इकट्ठे दोनों बॉडी को एक मान करके सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, है ना। दोनों बॉडी को इकट्ठे एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये दोनों बॉडी मिलाकर के F4 सेफ लग रहा है, तो यू कैन से F नेट should equal to मास इंटू एक्सेशन। लेकिन यहाँ पे 2m हो गया, दोनों मास मिला दो तो, या कैपिटल M लिख लो। हमारे पास लॉ ये है, और मैं इस दोनों बॉडी को मिलाकर के एक बॉडी अगर बना दूं, इन दोनों बॉडी के लिए अगर मैंने एक बॉडी बना दिया, तो इनकी मास क्या आने वाला है भाई? तो वी कैन से 2m और इंटू एक्सेशन ए, और ए फोर्स F। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज F अपॉन 2m। वी विल यूज दिस फैक्ट, हम इस फैक्ट को इस्तेमाल कर लेंगे आगे। अब हमें टेंशन टी निकालना है। तो मैं देखो इस ब्लॉक पे आ जाओ, इस ब्लॉक पे देखो, इसकी एफवीडी देख लो। इसकी एफवीडी में क्या लग रहा है भाई? यहाँ पे टेंशन टी ऐसे है, जो इसको एक्सलेट किया जा रहा है। हाँ, बाकी और भी फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन वो वाई एक्सिस के लॉन्ग है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है। तो एक्स को एक्स से मतलब होता है और वाई को वाई से मतलब होता है।
वाई एक्सिस के लॉन्ग भी फोर्सेस है भाई, mg फोर्स है तो नॉर्मल रिएक्शन भी होगा जिस सरफेस पे होगा उसकी वजह से, है ना। लेकिन ये दोनों वाई फोर्सेस है और हमें एक्स के लॉन्ग मोशन देखना है, हम 4x देख रहे हैं, 4x एक्सिस ओनली। हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो अगर हमें एक्सेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो तो फोर्स भी हमें एक्स वाला ही चाहिए ना। तो एक्स के लॉन्ग तो हमें सिर्फ यही फोर्स दिख रहा है, ये फोर्स दिख रहे थे दोनों बॉडी मिला करके। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, इस दोनों बॉडी को अगर इकट्ठे मान लिया, एफ फोर्स लगा दिया, दोनों बॉडी का मास अगर एम हो गया तो हमने ऐसा ही जूम कर लिया। अब हम अलग अलग देखेंगे। अब हम इस बॉडी पे देखते हैं, इस बॉडी पे ध्यान देते हैं। तो इस बॉडी की एफबीडी देखते हैं। इस बॉडी की एफबीडी हमें साफ तौर पे दिख रहा है, ये जो है ना यही इसका एफबीडी है। आप इसको कट करोगे ना, यही इसका एफबीडी मिलने वाला है। क्या लिखोगे भाई, इसकी भी एक्सलेशन जो है ना, इसकी एक्सलेशन ए है और इस पे फोर्स एक ही लग रहा है एक्स के लॉन्ग, ओनली टेंशन टी। चलो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, एफबीडी ऑफ रियर ब्लॉक, एफबीडी ऑफ रियर ब्लॉक या रियर बॉडी। रियर बॉडी कैसा है भाई, एक बॉडी है और इस पे फोर्स लग रहा है, बस एक टेंशन टी लग रहा है। रियर बॉडी का एफबीडी देख लिया, बस हम इतना ही पार्ट देखा है, ध्यान देना बस, बस इतने पार्ट एफबीडी आ गया। और जिसकी एक्सप्रेशन ए है और ए की वैल्यू हमारे पास ए है, F/2m। तो मैं कहूंगा कि भाई इसकी एक्सप्रेशन क्या है, ए है, जिसकी वैल्यू है F/2m। अब मैं फिर से इसमें एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे फिर से बोलूंगा एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। रियर ब्लॉक है तो रियर ब्लॉक की ही बात करेंगे, और एक्स के लॉन्ग है तो एक्स वाला ही फोर्स की बात करेंगे। तो इसमें एक्स के लॉन्ग तो सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन टी, यही एक्सिस है एक्स के लॉन्ग। इधर वाई वाले फोर्सेस को हमने वाई के लॉन्ग में नहीं समझना था, कुछ नहीं करना था वाई के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग फोर्स नहीं भी देखोगे तब भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक्स को एक्स से मतलब होता है, वाई को वाई से मतलब होता है। तो दैट्स इट, टेंशन टी की वैल्यू कितना हो गया, एम इंटू ए, और एम और एफ की वैल्यू आ चुकी, ए की वैल्यू है F/2m। तो टेंशन टी इज इक्वल टू F/2। दिस इज F/2। नॉट क्लियर? Yes, sir. बिल्कुल, वेरी सिंपल। हम ऐसे कर सकते हैं, फिर से एक बार देख लो, जस्टिफाई कर लो इसे। इज इट ओके? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टू 5। और भी है कोई? बोलिए भाई। चलिए आगे कराए, 5 6। चलिए एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, स्प्रिंग फोर्स। नाउ वी विल टॉक अबाउट द स्प्रिंग फोर्स। चलिए स्प्रिंग फोर्स। अब आपको समझना है स्प्रिंग फोर्स के बारे में। आपने हमेशा फील किया होगा कि स्प्रिंग में दो तरह के सेंस होते हैं, एक कंप्रेशन का और एक एलोंगेशन का। मतलब कोई कोई स्प्रिंग हमारे पास हो ऐसे, नेचुरल लेंथ में कोई स्प्रिंग हो ऐसे, तो अब इसकी लेंथ को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और कंप्रेस भी कर सकते हो। जब आप इसको कंप्रेस करने के लिए जाओगे ना, जब इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे तो ये अपनी स्टेट को
अपनी इस स्टेट में मेंटेन नहीं रहता है। स्प्रिंग अपनी हमेशा नेचुरल स्टेट में जाना चाहता है। इट इज इट्स नेचुरल स्टेट। ये इनका एक नेचुरल स्टेट है और ये इनका कंप्रेस्ड स्टेट, कंप्रेस्ड स्टेट। अगर हमने इसको एक्स लेंथ से कंप्रेस कर दिया है तो स्प्रिंग खुद से कुछ फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा भाई? तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगेंगे एंड स्प्रिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द compression or elongation, and that's why it is always equal to some constant k or into x, where x is the compression and k is known as force constant. इसका एक और नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट भी नाम है, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट नेम है इसका, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर मैं इसको एलोंगेट भी कर दूं, अच्छा देखो, जब यहाँ पे हो, जब ये नेचुरल स्टेट में होता है तो नो फोर्स, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे f की वैल्यू 0 है, बिकॉज x की वैल्यू 0 है। तो कोई भी स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, लेकिन जैसे ही हम इसको कंप्रेस कर देंगे यहाँ पे, तो इधर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। आप जितना ज्यादा कंप्रेस करोगे स्प्रिंग उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग का फोर्स एलोंगेशन पे या कंप्रेशन पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे एक्स कंप्रेशन है। सिमिलरली अगर हम किसी स्प्रिंग को एलोंगेट करते हैं ऐसे, हमने इनकी नेचुरल स्टेट वाले लाइन से, ये देखो इनका नेचुरल स्टेट का लाइन है ना, तो यहाँ से हमने इसको कुछ एलोंगेट कर दिया, एक्स एलोंगेट कर दिया। ये क्या, इसका नेचर क्या कहेगा भाई? इट ऑलवेज ट्राई टू रिगेन इट्स नेचुरल स्टेट। अब ये फोर्स वापस आना चाहेगा। नेचुरल स्टेट यहाँ पे है, ये स्टेट नेचुरल स्टेट का है, ये एलोंगेटेड स्टेट है, इसे बोलते हैं एलोंगेशन है, ये एलोंगेटेड स्टेट, एलोंगेटेड स्टेट। और ये फोर्स है, फिर भी फोर्स की वैल्यू क्या है? के एक्स ही होना चाहिए। एलोंगेशन करो या कंप्रेशन करो, इट इज ऑलवेज के एक्स। फर्क क्या पड़ता है भाई? आप कंप्रेस करते हो तो स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट रिगेन करने के लिए फोर्स नेचुरल स्टेट की तरफ आता है। जब इसको एलोंगेट करते हो तो अपने नेचुरल स्टेट को रिगेन करने के लिए नेचुरल स्टेट वाले तरफ ही फोर्स लगाते हैं। तो ये सबको आमतौर पे सभी जानते हैं, इस बात को सभी जानते हैं कि स्प्रिंग का ये नेचर होता है। बस फोर्स की ये वैल्यू होता है, ये आपको समझना है। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब हम इस पे बेस्ड, अगर मैं बोलूंगा कि फोर्स एफ का वेक्टर फॉर्म में बोलो भाई, वेक्टर फॉर्म में फोर्स कैसा होगा, तो यू कैन से फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, मीन्स एक्स के अपोजिट में होगा। अगर एक्स आपने कम कर दिया है, एक्स इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ हो रहा है, और एक्स इस तरफ है तो फोर्स इस तरफ है। देखना यहाँ भी, इस जगह पे देखो, ये एक्स और एफ हमेशा अपोजिट में है कि नहीं? यहाँ भी देखो एक्स और एफ आपस में अपोजिट में है ना? बिल्कुल, एक्स एक्स और एफ हमेशा अपोजिट में होते हैं। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दिस इज द स्प्रिंग फोर्स, यही है स्प्रिंग फोर्स। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, आई होप कि आपने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 9 टू। क्वेश्चन नंबर 9 डाउट में तो नहीं है ना किसी का? No, sir. 9 3 इसी पे है। एक बार मैं डिस्कस कर लेना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 9, जस्ट टेक इट। 9 एंड 10 का फिगर मैं एक साथ ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बड़े ही आराम से हो जाएंगे।
a particle of mass 0.3 kg subjected to a force F is equal to minus kx। अब आपको समझ में आ गया होगा इसकी फोर्स कैसा भाई, ये स्प्रिंग के जैसा फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है भाई, एक वेरिएबल फोर्स है, ये स्प्रिंग के जैसे फोर्स है। और के की वैल्यू क्या है, 50 न्यूटन पर मीटर। हाँ भाई, के की वैल्यू ऐसा ही आएगा। के मतलब क्या हो गया, के फोर्स, यहाँ पे आप देखना के का यूनिट क्या आता है हमेशा, F is equal to kx, you can say here, and k is equal to F upon x. What is the unit? न्यूटन पर मीटर। के का अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझे तो मतलब ये होता है कि अगर 1 मीटर एलोंगेट या 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है हम उसे के बोलते हैं, है ना। के का मतलब क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड, फोर्स के मीन्स क्या है भाई, फोर्स रिक्वायर्ड टू elongate or compress, elongate or compress, elongate or compress, a force required to elongate or compress by 1 meter, 1 meter, 1 meter elongate या 1 मीटर कंप्रेस करने में जितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा ना हम उसे के बोलते हैं, ठीक है। अब आगे यहाँ पे देख, तो यहाँ पे जस्ट भाई यहाँ पे यूनिट गिवन है, के मीन्स 50 न्यूटन पर मीटर, मतलब 50 न्यूटन फोर्स लगाने पे ना 1 मीटर एलोंगेशन या 1 मीटर का कंप्रेशन होने वाला है इस स्प्रिंग के साथ। What will be the initial acceleration if it is released from point x is equal to 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर होंगे तो फोर्स की वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली होंगे। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो यू बेटर नो दैट। क्वेश्चन नंबर 9 किया अगर आंसर किया जाए यू कैन से f इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में आप देख सकते हो के एक्स है, डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है कि माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन को लेकर के है, और f इज इक्वल टू आल्सो मास इनटू एक्सेलरेशन, k इनटू x। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, द kx अपॉन m। बाकी सभी वैल्यूज मालूम है हमें, k की वैल्यू ही पता है, इट इज अ 15 न्यूटन पर मीटर, x इज आल्सो गिवन 20 सेंटीमीटर 0.20 मीटर, सबको मीटर में ही रखना पड़ेगा भाई, और मास इज आल्सो गिवन 0.3 kg। okay, after solving it we can get 3 5 ja 15, 5 into 2 10, I think 10 is 10 meter per second square। Is it okay? Yes, Any sir. doubt in this? Okay, very simple। Yes, sir. Okay. Or what about in second question, next question, 10th question, both springs on figure are unstressed। initially सभी अपने unstressed state में, मतलब नेचुरल स्टेट में। अभी किस स्टेट में भाई, अभी ये नेचुरल स्टेट में, अभी दोनों ही स्प्रिंग अपने नेचुरल स्टेट में, ये दोनों ही स्प्रिंग अभी नेचुरल स्टेट में है, बॉडी जहां पे वैसा ही रह जाएगा। लेकिन अगर अगर आपने इस ब्लॉक को थोड़ी सी डिस्प्लेस कर दिया, इधर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें कंप्रेशन हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा। ये स्प्रिंग का लेंथ कम हो जाएंगे, ये जितना से कम होगा उतना ही इसमें इंक्रीज करेगा। तो एक में कंप्रेशन होगा और दूसरे में एलोंगेशन हो जाएगा। तो हम इसकी एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। यहाँ पर अगर हम एक तरफ बॉडी को डिस्प्लेस कर दिए, कुछ ऐसे डिस्प्लेस कर दिया एक तरफ, आपको दिख रहा होगा कि मैंने सेंटर से अलग हट के ब्लॉक को बनाया है, इसका मतलब है कि मैंने एक तरफ इसको कंप्रेस कर दिया है। तो मैं स्प्रिंग ले लेता हूँ और यहाँ पे कंप्रेशन स्टेट, कंप्रेस स्टेट को दिखाता हूँ, डेंसली दिखा देता हूँ स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग को डेंसली शो कर किया जा रहा है और इधर एलोंगेशन है। तो हम चाहेंगे तो इस स्प्रिंग को
मैं इधर एलोंगेट करके शो कर लूंगा, ऐसे वाइडली दिखा दिया, एलोंगेशन शो हो रहा है। लेकिन अब दोनों का सेंटर पॉइंट तो एक ही था। पहले ब्लॉक इनिशियली किस पोजीशन पे था भाई, तो ब्लॉक इनिशियली जिस पोजीशन पे था हम उसको देख लें। ब्लॉक पहले इस वाले पोजीशन पे था, बिल्कुल सेंटर पे था। ब्लॉक पहले बिल्कुल सेंटर पे रखे हुए थे, यहाँ पे रखे हुए। ब्लॉक पहले इस स्टेट में रखा हुआ था, ब्लॉक पहले यहाँ पे थे, अब ब्लॉक यहाँ पे आ गया, इजंट इट। जितना स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ है उतना ही एलोंगेशन भी हो गया है। कितने एलोंगेशन हो गए भाई, तो दिस मच एलोंगेशन, इतने एलोंगेशन हो गया यहाँ से यहाँ तक। और कंप्रेशन कितना हो गया, तो भाई इतना ही कंप्रेशन हो गया, इतने एलोंगेशन हो गया और इतना ही कंप्रेशन हो गया। हम कह सकते हैं कि कितने कंप्रेस कर गया, यहाँ पे एक्स कंप्रेशन भी है और एक्स एलोंगेशन भी है। कंप्रेशन, वन साइड कंप्रेशन, another side elongation, left side compression, right side elongation, left side compression and right side elongation, है ना, दोनों तरफ है। तो जैसे कि मालूम होगा आपको, फील हो रहा होगा कि भाई अब एक कंप्रेस स्टेट में तो फोर्स किधर लगेगा, तो ऐसे लगेंगे, और एलोंगेटेड स्टेट में तो फोर्स किधर लगेगा, तब भी ऐसे लगेंगे, है ना। Yes, sir. बिल्कुल, तो डबल फोर्स इसमें आ गया भाई। यहाँ पे इस स्प्रिंग ने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया और इस वाले स्प्रिंग ने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, दोनों सेम डायरेक्शन में। कितने फोर्स लग गए, तो इसने भी के एक्स फोर्स लगा दिया। दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, तो एक की स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है, तो ये के टू एक्स लग गया, एक के टू वाला है और एक के वन वाला है, एक के वन वाला है, तो यहाँ पे फोर्स लग गया के वन एक्स एस। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है। सो व्हाट शुड बी द एफ नेट, अब एफ नेट की वैल्यू क्या होना चाहिए, के वन एक्स एंड प्लस के टू एक्स। सिंस एक्स के अपोजिट में है तो यू कैन यूज द माइनस साइन के साथ दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही केस में क्या है भाई, एक्स इस तरफ ही है, दोनों केस में फोर्स अपोजिट में ही है। इस क्लियर है ना, तो दिस इज द फोर्स। सो व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन, अब इसमें इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होना चाहिए, तो वी कैन से एफ नेट इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड में के फॉर्म में बोलेंगे तो इन मैग्नीट्यूड वी कैन से मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स इज इक्वल टू के वन एक्स प्लस के टू एक्स इन मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, is the k1 plus k2, you can take the x common, divide by mass. I think simple problem है। Is it okay, any doubt? No, We're sir. talking about question number 10. Okay. That's better। चलिए हम और भी बात कर लें। नेक्स्ट, एलिवेटर प्रॉब्लम है ना। अब हम देखते हैं एलिवेटर प्रॉब्लम।
elevator problem. ठीक है, जस्ट okay. एलिवेटर, द लिफ्ट, तो हमारे पास एक लिफ्ट है भैया ऐसे, बिल्कुल बॉक्स बन जाते हैं लिफ्ट, और कोई पर्सन है इसमें, कोई ब्लॉक हम रख सकते हैं। चलो हमने एक ब्लॉक को रख दिया इसमें एस, देयर इज अ ब्लॉक का भी मास कुछ है, m मास ऑफ ब्लॉक। एलिवेटर इज गोइंग अप विथ सम एक्सेलरेशन, बोलेंगे भाई एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है किसी एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन के साथ। What is the force applied by the surface of the elevator on the block? हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे force applied by the surface of elevator on the block. क्या होगा भाई, मतलब सरफेस ऑफ द ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज द सरफेस ऑफ द ब्लॉक, ये सरफेस ऑफ ब्लॉक इस ब्लॉक पे सरफेस ऑफ द एलिवेटर, और यहाँ ही सरफेस ऑफ द ब्लॉक भी है, दोनों आपस में